लो वापस आ गया हूँ। स्वागत है सभी के क्लास ऑक्साइड में। आज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 साइंस चैप्टर 9 से आज न्यूटन के जो बाकी दो लॉ बचे हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उनको देखने को है। इसके पहले याद करो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कवर कर रखा है। आज सेकंड लॉ थोड़ा देखते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इसको पूरा पढ़ लेंगे आराम से। यहाँ पे देखो कुछ मोमेंटम आपको दिख रहा है ना, मोमेंटम मोमेंटम आपको लग रहा है, आपको शायद पहली बार आपने देखा मोमेंटम क्या होता है। थोड़ा समझते मोमेंटम है क्या। मोमेंटम यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखा है पूरा, इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले यहाँ कुछ मोमेंटम के बारे में समझते हैं। लेट्स एक बॉडी अगर मेरे पास है कि मास काफी ज्यादा, लेट्स यहाँ पे ट्रक है या बस है, उसकी मास काफी ज्यादा होगी। वो एक वेलोसिटी से मूव कर रही है, बहुत ही कम, मान लो बाईसाइकिल से भी कम स्पीड में मूव कर रहा है। 5 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में बस 5 मीटर की दूरी कवर कर पा रहा है वो। तो बहुत कम स्पीड से मूव कर रहा है भैया। इसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट आ भी जाए, कोई बंदा अगर सामने आ जाए, तो इसकी वेलोसिटी भले ही कम हो, लेकिन मास चूंकि इतनी ज्यादा है कि उसको कुचलते हुए निकल जाएगी, है ना, उसको काफी ज्यादा घायल भी कर सकती है। बस समझ में आ रहा है। और सेकंड केस में देखते हैं कि मेरे पास एक बुलेट है। एक बुलेट है, उसकी मास तो बहुत कम होगी, हो सकता है ग्राम्स के अंदर ही हो इसकी मास, और इसकी लेकिन वेलोसिटी काफी ज्यादा होगी। बहुत तेजी से राइफल से निकला है ये बुलेट, काफी तेजी से राइफल से निकला है। अब इसके बीच में कोई भी अगर आ जाए तो उसको घायल कर सकती है। घायल क्या, चीरते हुए हो सकता है उसकी बॉडी से निकल भी जाए बुलेट, ठीक है ना, इतनी खतरनाक होती है। तो आप क्या देख रहे हो, फर्स्ट वाले केस के अंदर मास ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, तो भी इसको चोटिल कर दिया। और सेकंड वाले केस के अंदर मास कम है, वेलोसिटी ज्यादा, तब भी उसको घायल कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया। तो आप क्या देख रहे हो, दोनों केस के अंदर मैं क्या बोलूं, मतलब इस बॉडी में ऐसा क्या था जो उसको वो हानि हानि पहुंचा दिया, उसको इंजर्ड कर दिया। तो इस दोनों ही केस में उसके पास मोमेंटम था। क्या था, मोमेंटम। तो मोमेंटम से यहां से फॉर्मूला निकल के आता है। मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल पी से, और ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी का। आपने भी जस्ट देखा, जिसकी अगर अगर किसी बॉडी की मास ज्यादा हो तो भी उसकी मोमेंटम ज्यादा होती है, या अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा हो तो भी उसकी मोमेंटम ज्यादा होती है ना। या मान लो मैं अगर दोनों को ही बढ़ा दूं, मास को भी बढ़ा दूं, वेलोसिटी को भी बढ़ा दूं, तब भी मेरी मोमेंटम बढ़ जाएगी। मोमेंटम होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप देखो, ये डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। फॉर्मूला के अंदर वेलोसिटी आ रहा है। जब मैंने मोशन चैप्टर करा था, उसमें देखा था कि वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है ना। उसीलिए हमारी मोमेंटम जो कि डिपेंड कर रही है वेलोसिटी पे, वो भी हो जाएगी एक वेक्टर क्वांटिटी। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बस ऊपर में एक एरो बना दो भैया, एक एरो बना दो, या सिंपल सा पी के ऊपर ऐसा भी कर दिया, कहीं पर अगर दिख जाए आपको ऐसा, बस सिंपल लाइन सेगमेंट खींच के रखा हुआ है, तो भी वो रिप्रेजेंट करता है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ रहे हो। अगर यहाँ से यूनिट की बात करें, मोमेंटम की यूनिट क्या होती है वो थोड़ा बता के दिखाओ सर। तो देखो, मास की बात करें तो वो होता है केजी, वेलोसिटी की बात करें तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अल्टीमेटली मोमेंटम की यूनिट क्या हो जाती है, केजी मीटर पर सेकंड। मतलब मोमेंटम कुछ भी आ रहा है, मान लो लेट्स मोमेंटम आ रहा है 10, तो मैं क्या लिख दूंगा, 10 केजी मीटर पर सेकंड। और जिस भी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है, बेसिकली मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है ना, मतलब जिस भी बॉडी में, जिस भी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, जहां भी उसका वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी वाली डायरेक्शन में ही मोमेंटम का डायरेक्शन हो जाएगा। तो मान लो बॉडी मेरी नॉर्थ तरफ मूव कर रही है, तो मैं लिख दूंगा 10 केजी मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो मेरे को ये चीज स्पेसिफाई करना होगा, टुवर्ड्स नॉर्थ। अगर आपने बस ये लिख के छोड़ दिया ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बताया, तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर वहां से फिर वो स्केलर बन जाएगा। लेकिन है तो वो वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड और आपको डायरेक्शन दोनों बतानी होगी। समझ में आ गया। तो ये था मेरा मोमेंटम के बारे में देखा। अब कुछ और बातें समझते हैं जो कि सेकंड लॉ को रिलेट करता है मोमेंटम से। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस पूरे को रब कर दूं, तो जरा समझते हैं कि न्यूटन ने सेकंड लॉ के अंदर ऐसा क्या बोला जो कि मोमेंटम से रिलेट करता है। तो ये देखो, उन्होंने ये कहा कि अगर लेट से एक बॉडी है, उसकी मास में मान लेता हूं मेरे हिसाब से, लेट से 30 केजी मान लेते, ठीक है, कोई सा भी ले सकते हो। मैंने 30 केजी का ले लिया एक बॉडी, और वो मूव करना शुरू की कुछ समय बाद यहाँ पहुंच गई। वही बॉडी कुछ समय बाद जो है यहाँ पहुंच गई। लेट से यहाँ पहुंचने में उसको समय लग गया 5 मिनट का। 5 मिनट का एक जर्नी ट्रेवल किया, यहाँ पहुंचा। इनिशियली बॉडी हमारी रुकी हुई थी, रेस्ट में थी। इनिशियली बॉडी हमारा रेस्ट में था, रुका था। आपको पता है जब बॉडी की रुकी हुई रहती है, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, कुछ कोई वेलोसिटी नहीं, मतलब 0 मीटर पर सेकंड, कोई वेलोसिटी नहीं था। हाँ, जब यहाँ पहुंचा बॉडी, तो लेट से उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे 20 किलोमीटर पर आवर हो गई। इस पॉइंट पे पहुंचते ही, मतलब हर घंटा 20 किलोमीटर का जर्नी कवर कर रहा है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रहा है। मतलब यहाँ जब पहुंचा तब इतना हुआ उसका, ठीक है। अब देखो ये मेरा बॉडी ए था, फर्स्ट वाले बॉडी की बात करें। एक और बॉडी लेते हैं, सेकंड वाला बॉडी मेरी बॉडी बी है, उसकी भी लेट से मास 30 केजी दे रखा है, उसका भी वजन, उसका मास 30 केजी है। ये मूव करना शुरू किया। 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद जहां ये ए बॉडी पहुंचा, वहीं पे ये बी बॉडी भी पहुंच गई, लेकिन उसको पहुंचने में समय ज्यादा लग गया, 10 मिनट का समय लगा। और जब ये बॉडी यहां पहुंची, तो यहां भी सेम उसका वेलोसिटी 0 से बढ़ के, यहाँ पे रेस्ट में थी, मतलब 0 मीटर पर सेकंड, और यहां से बढ़ते बढ़ते जब यहां पहुंची 10 मिनट बाद, तो उसका वेलोसिटी कितना बढ़ गया, 20 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी बढ़ गई। अब देखो दोनों ही केस में बात करें तो दोनों के पास मोमेंटम है भैया। मतलब इस बॉडी ने मोमेंटम गेन किया। ऐसा क्यों, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम मतलब आपने क्या देखा, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है मोमेंटम। मतलब या तो आप मास में चेंज ला दो या वेलोसिटी में चेंज ला दो, दोनों ही केस में आप मोमेंटम बॉडी में ला सकते हो। तो मतलब मेरे को अगर इस ए बॉडी मोमेंटम लाना हो, देखो मास तो सेम ही रहा, लेकिन चूंकि वेलोसिटी चेंज कर गया 0 से
20 हो गया, मतलब इस बॉडी में कुछ ना कुछ मोमेंटम आ गया। सेम तरीके से यहाँ बॉडी बी में भी मोमेंटम आ गया, लेकिन मोमेंटम मतलब दोनों केस मोमेंटम आप देख लो चेंज करते हुए दिख रहा है। यहाँ भी मोमेंटम हमारी चेंज कर रही है, यहाँ भी मोमेंटम चेंज कर रही है, लेकिन ज्यादा तेजी से कहाँ चेंज कर रही है, मतलब कम समय के अंदर फटाफट कौन चेंज कर पाया मोमेंटम? तो आप देखो फर्स्ट वाली बॉडी, क्योंकि इसने समय काफी कम लिया, 5 मिनट के अंदर ही वो चेंज कर गया और इसको 10 मिनट का समय लगा। तो इसका मतलब ऐसा क्या था कि फर्स्ट वाली बॉडी मेरी कम समय के अंदर इतना फटाफट मोमेंटम चेंज कर पाई? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ चूंकि जरूर हमारी बॉडी ए पे एक फोर्स लगा है जो कि अनबैलेंस्ड फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स नहीं, अनबैलेंस्ड फोर्स। उसमें हो सकता है किसी ने एक्सटर्नली कोई धक्का वक्का दिया हो बॉडी पे, उससे कोई फोर्स लगाओ, ठीक है, तो फोर्स लगने से क्या हुआ, बॉडी की जो है मोमेंटम बढ़ गई काफी तेजी से, मतलब कम समय के अंदर ही काफी तेजी से बढ़ गई। समझ में आ रहा है? तो ये मेरा न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है, यही बोल रहा है अगर किसी बॉडी में मोमेंटम का चेंज लाना हो और फटाफट से लाना हो, फटाफट से अगर चेंज लाना हो तो क्या करना पड़ता है, हमें उस पे एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ता है। बैलेंस्ड फोर्स लगाने से काम नहीं बनेगा। यहाँ देखो जरा डेफिनेशन जो मैंने बोला यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है भैया। अगर मोमेंटम में चेंज लाना है, आपको काफी तेजी से चेंज लाना है, तो उसमें एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगा दो। समझ में आ रहा है? वही बात है। और जो मैंने मास पे बातें की थी, आपको यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो, मास की मैंने बात किया था कि ये प्रोडक्ट होता है वेलोसिटी का, और जो मोमेंटम पे बात किया था, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, और मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से। उसकी यूनिट भी देख के आए कितना होता है, केजी मीटर पर सेकंड। सब कुछ आप देख सकते हो यहाँ से, यूनिट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से न्यूटन ने ये सारी बातें कर दी न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर। तो ये सब कुछ जब न्यूटन बता रहे थे तो यहाँ से उन्होंने एक फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया, इसको अभी हमको देखना है। आपकी बुक में दे रखा है फॉर्मूला क्या था, ये देखो इससे रिलेट ही करता है फॉर्मूला, जो भी बात करा ना उससे फॉर्मूला कुछ रिलेट करता है। अल्टीमेटली वही मेरा फॉर्मूला ही देखना है, सेकंड लॉ के अंदर वही चीज देखने को है हमें। अल्टीमेटली ये सब तो समझाने को था कि अल्टीमेटली ये सब चीज न्यूटन ने देखा और उसने क्या डिराइव किया। उसने ये पाया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मतलब मोमेंटम में चेंज लाना। तो मैंने लिख दिया एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, मतलब टी समय के अंदर मोमेंटम में क्या चेंज आ रहा है। आप बोलोगे सर एम वी माइनस एम यू की लिख दिया। देखो यहाँ पे मान लो कोई एक बॉडी है, उसकी मास m है, ठीक है, वो यहां से मूव करना शुरू की और यहां पहुंच गई। अब भी उसकी मास m ही रहेगी भैया, मास तो चेंज नहीं करती है। तो जब यहां से यहां पहुंची तो इधर मान लो उसका वेलोसिटी u था, इनिशियल वेलोसिटी u था, और यहां पहुंचते उसका फाइनल वेलोसिटी v हो गया। अब मेरे को इस पॉइंट में मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मेरे को पॉइंट ए में निकालना हो उसकी वेलोसिटी कितनी हो, तो क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो। तो यहाँ पे आ जाएगा पी वन इज इक्वल टू एम इंटू यू, और यहाँ से पी टू कितना आ जाएगा, मतलब सेकंड मोमेंटम आ जाएगा एम इंटू वी। अब मेरे को निकालना हो कि अच्छा अच्छा बॉडी यहाँ से यहाँ तो पहुंच गई, चलो कुछ समय लगा, मान लो उसको टी समय लगा, यहाँ से यहाँ पहुंचने में टी समय उसको लगा। अब बॉडी में मोमेंटम में क्या चेंज आ रहा है, मोमेंटम निकाल दिया, चलो दोनों पॉइंट के चेंज इन मोमेंटम बताओ। तो मैं क्या करूंगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब अगर मैं पी टू माइनस पी वन कर दूं, है ना, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, क्या मिल जाएगा, एम वी माइनस एम यू। और मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है कब तक के लिए आ रहा है, टी समय के लिए आ रहा है, उसने यहाँ पे मैंने क्या करा, टी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या दिख रहा है मुझे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट मतलब होता है टाइम, रेट मतलब होती है टाइम। अब देखो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, दोनों में से यहाँ से m कॉमन निकाल लेते हैं। तो m जब कॉमन निकला तो क्या मिल गया हमें, v माइनस यू अपॉन टी। सही कर रहा हूं? देखो अब जरा इस चीज को देखो, ब्रैकेट वाले पार्ट को हमने जब करा था मोशन चैप्टर, वहां पे देखा था कि हमारी एक्सेलरेशन वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है और जो चेंज आ रहा है उसमें कितना समय लग रहा है चेंज होने में, ये होती है हमारी एक्सेलरेशन। तो अल्टीमेटली मैं v माइनस यू बाई टी को मैं ए लिख सकता हूं, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया ए से, तो लिख दिया मैंने f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए, यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ से न्यूटन ने क्या पाया, उन्होंने सोचा कि चीजों को थोड़ा सिंपल किया जाए, तो उन्होंने प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट टर्म लेकर आया। वो कांस्टेंट टर्म था के, तो उसने यहाँ पे क्या करा, एफ को यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो इक्वल टू दे कांस्टेंट टर्म लेके आया के, और बाकी एम ए तो ऐसा ही रहेगा। अब वहाँ अब उस समय तक क्या, जब वो चीज सब बता रहे थे न्यूटन, तो उस समय तक फोर्स का किसी को नॉलेज तो था नहीं, वो पहला ऐसा व्यक्ति थे जो फोर्स से बात कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि चीजों को थोड़ा सिंपल और कर देते हैं, तो कांस्टेंट वांस्टेंट क्या रखे, इसको हटा ही देते। उन्होंने क्या करा, के का वैल्यू को 1 पुट कर दिया, और 1 पुट करने पे कोई दिक्कत नहीं आ रहा था, तो 1 को पुट करके उसको हटा ही दिया। तो अल्टीमेटली यहाँ से एफ कितना आ गया, एफ इज इक्वल टू के को पुट किया 1, तो मिल गया एम इंटू ए। दैट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये चीज अभी तक सत्य भी है, इसको हम देखते ही डेली लाइफ में। आप खुद सोचो ना, अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन लाना हो, अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन लाना हो, उस पर फोर्स लगा दो भैया। एक्सेलरेशन मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी। मान लो एक बॉडी रुकी हुई है, एक बॉडी रेस्ट में है, उसको अगर मैंने धक्का लगा दिया, उसको मैंने पुश कर दिया, या मान लो पुल ही कर दिया, दोनों केस में क्या, उसमें वेलोसिटी में चेंज आएगा समय के साथ। समय के साथ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मतलब क्या, उसमें एक एक्सेलरेशन आ गया बॉडी में। तब क्या देख रहे हो, एक्सेलरेशन अगर लाना हो तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, और एक्सेलरेशन जितना जल्दी आ रहा है, मतलब जितना कम समय के अंदर, अच्छे से सुनना, जितने कम समय के अंदर वेलोसिटी चेंज हो पा रहा है उतना बढ़िया, मतलब उतना ही फोर्स ज्यादा लगा है भैया, समझ रहे हो। तो यही होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। अल्टीमेटली क्या, ये मेरी डिराइव्ड फॉर्मूला है। अगर बात करें न्यूटन ने क्या बोला था, न्यूटन की सेकंड लॉ जो है वो ये है
ये है अल्टीमेटली न्यूटन की सेकंड लॉ। ये तो हमने डिराइव करा है, समझ में आ रहा है। न्यूटन का सेकंड लॉ जो था ये था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। अब देखो ये जो सेकंड लॉ उन्होंने डिराइव करा, इसका बहुत से एप्लीकेशन है डेली लाइफ में। अगर आप देखोगे, जैसे अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, कहाँ कहाँ इसका यूजेस है, तो जैसे हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं ना, आपने मैच वगैरह भी आप खेलते हो या देखते भी होगे मैच स्टेडियम में, तो आपने क्या होगा देखा, जो फील्डर्स जो हमारे होते हैं वो कैच करते समय, जब भी कोई हाई कैच जब आ रही हो या कोई सी भी कैच उनके पास आ रही हो, तो कैच करते समय हाथ को पीछे पुल करते हैं ना, ऐसा नहीं डायरेक्टली बस कैच कर दिया। हाँ, कुछ केसेस में डायरेक्टली ऐसे सिंपली कैच कर लेते हैं जब, लेकिन जब बॉल की हाइट बहुत ज्यादा होती है, बहुत ऊंची से बॉल गिर रही है, तो उसको पकड़ने के लिए क्या करते हैं, हाथ को थोड़ा पीछे पुल करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो क्या कर सके, फोर्स को कम कर सके भैया। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ से देखो, अगर मैं इस पूरे पार्ट को रब कर दूं, यहां से देख लो तो समझा ही देते हैं अच्छे से। इसको मैंने हटाया, अब देखो यहां से क्या निकल रहा है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और यहां से क्या निकला, वी माइनस यू अपॉन टी। अब देखो होगा यूं कि वो जब हाथ को पीछे कर रहे हैं तो कैच पकड़ने का समय को तो बढ़ा रहे हैं वो, जब जब बेसिकली कैच करने के समय को वो क्या करे, बढ़ा रहे हैं, मतलब टाइम को बढ़ा रहे हैं। तो टाइम को बढ़ाने से होगा ये, देखो अगर वो टाइम को बढ़ा देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, फोर्स कम जाएगा, मतलब उनके हाथ पे जो भी फोर्स लगना है वो कम जाएगा। तो फोर्स कम लगने से उनके हाथ पे जो है चोट नहीं आएगा। लेकिन अगर डायरेक्टली अगर हाथ को ऐसे ही रखा रहता स्टिल और पकड़ लिया होता, तो क्या होता, वेलोसिटी में चेंज आता है, मतलब बॉल की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मतलब बॉल पहले मोशन में, मोशन से जैसे हाथ में बॉल गिरी तो रुक गई, तो मतलब फटाफट से वेलोसिटी में चेंज आ गया। मैंने क्या बोला, वेलोसिटी में चेंज आ गया फटाफट से, बहुत कम समय के अंदर। तो अगर बहुत कम समय के अंदर वेलोसिटी में चेंज आ जाए तो भैया फोर्स बहुत ज्यादा लगता है, हाथ में काफी दर्द होता है। कई बार आपने देखा होगा बहुत प्लेयर्स काफी बैडली इंजर्ड हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं वो, टाइम को बढ़ाते हैं, कैच करने का समय को बढ़ा दिया, तो बढ़ाने से क्या हुआ, अब भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मानता हूं। अभी मेरी बॉल जो है मोशन से जब उनके हाथ में आया तो बॉल रुक गया, मतलब वेलोसिटी में चेंज तो आया लेकिन बहुत जल्दी चेंज नहीं आया। क्या बोला मैंने, वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा लेकिन बहुत जल्दी वेलोसिटी नहीं चेंज किया, उसलिए उनके हाथ में फोर्स बहुत कम लगा। आपने देखा होगा जब भी कोई बंदा ऊपर से गिरता है, मान लो टू स्टोरी बिल्डिंग है और ऊपर से गिर रहा है, तो उसको गिरते हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए, मर भी जाए वो। ऐसा क्यों, क्योंकि वो ऊपर से जब गिर रहा है काफी हाइट से, उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा है, गिरा 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 गिरा, और जैसे जब जमीन के, जैसे मान लो जमीन पे टच करने वाला तो उसके जैसे जस्ट ऊपर था, उससे वेलोसिटी मैक्सिमम थी उसकी। मान लो जमीन पे जैसे गिरने वाला है उससे थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, और जैसे जमीन पे टच किया खटाक, एक बार वेलोसिटी जीरो, मतलब सडनली वेलोसिटी बहुत ज्यादा था और तुरंत, मतलब सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी तुरंत जीरो हो गई। मतलब आपने क्या देखा, कम समय के अंदर वेलोसिटी फटाफट जीरो हो गया। मतलब अगर कम समय के अंदर ही वेलोसिटी चेंज कर जाए तो भैया बहुत बहुत मतलब खतरनाक फोर्स लगता है बॉडी, इसलिए मेरा वो इंसान मर भी जाता है। लेकिन आपने देखा जैसे कोई बॉडी ऊपर से गिर रही है और मैंने नीचे कुशन लगा के रखा है ना, कुशन की बेड बिछा रखी है, कोई बॉडी अगर ऊपर से गिर रही है 2 मंजिला बिल्डिंग से गिर भी गई है, अगर नीचे कुशन का बेड है, तब क्या देखते हो, वेलोसिटी उसकी अभी कम हो रही है ना, वेलोसिटी अभी स्टार्टिंग में ज्यादा थी, और जब कुशन पे गिरा तब भी, जब गिरा 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 जाके फिर रुक जाता है। मतलब यहाँ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है लेकिन वेलोसिटी चेंज होने में समय ज्यादा लग रहा है, समझ रहे हो बात। यहाँ वेलोसिटी चेंज हुआ, मोशन से रेस्ट में बॉडी आया, लेकिन चूंकि देखते हो जब वो कुशन पे गिरता है तो कुशन नीचे दबता है, कुशन नीचे दबता है, मतलब जिस समय तक वो दब रहा था उस समय तक टाइम तो बढ़ गया भैया, मतलब वेलोसिटी चेंज होने में टाइम बढ़ गया, उसलिए उसके हाथ में फोर्स कम लगा। समझ रहे हो, ये सब कारण है कि मेरे फील्डर्स जो है वो हाथ को पीछे पुल करते हैं। और भी एग्जाम्पल ढेरों है आपके, जैसे बात करें अगर मैं बात करूं, अगर मेरा कोई एथलीट है, अगर हाई जंप कर रहा है, कोई एथलीट अगर हाई जंप मार रहा है, तब क्या देखते हो हाई जंप के अंदर जब जहां जहां जिस भी फ्लोर पे वो जंप कर रहा था वहां पे क्या करते हैं, सैंड का बेड रहता है ना, सैंड क्या करते हैं, रेत बिछा देते हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं कि क्या है, अगर वो रेत पे जंप मारे तो रेत पे जंप मारने से क्या होगा, जब वो जंप कर रहा है उसका टाइम बढ़ जाए, है ना। रेत पे आप देखियो जब भी कोई जंप करता है तो कुछ देर आगे तक वो स्लिप कर जाता है जंप मारते वक्त, तो कुछ देर आगे तक स्लिप करा मतलब क्या, समय बढ़ गया उसका, है ना, उसके और जमीन के बीच में कांटेक्ट आने में समय बढ़ गया, वो थोड़ा आगे तक स्लिप कर गया, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज आया, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वो मोशन से रेस्ट में आ गया, लेकिन फटाफट वेलोसिटी चेंज नहीं किया, वेलोसिटी चेंज करने में समय थोड़ा लग गया, क्योंकि मैंने सैंड का बेड बिछा रखा था, तो समय कम लगने से क्या हुआ, समय समय ज्यादा लगा ना, इस केस में समय ज्यादा लगा वेलोसिटी चेंज करने में, इसलिए मेरी मोशन उसमें बॉडी में फोर्स कम लग रही है। समझ रहे हो, ये सब कारण है। और भी बहुत से एग्जांपल, जैसे मैं कराटे प्लेयर की बात करूं, जब कराटे प्लेयर, इस मान लो मेरे पास एक जो है क्या है, मान लो एक मेरे पास आइस की स्लैब रखी हुई है ना, आइस का स्लैब रखा हुआ है, उसमें कराटे के प्लेयर को देखते हो, कराटे प्लेयर जो है एक शॉट मारता है हाथ से उसी में तोड़ देता है। ऐसा क्यों कर पाता है एक शॉट मारते ही, तो वो इसलिए करता है कि आप देखते हो कि वो काफी तेजी से बेसिकली अपने हाथ की वेलोसिटी को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। पहले उसके हाथ की मोशन काफी तेज थी, हाथ की मोशन जैसे स्ट्राइक किया उस पे, तो जब आइस के स्लैब पे स्ट्राइक किया तो क्या होगा, आइस का स्लैब भैया थोड़ा दबेगा, आइस का स्लैब जैसे उसको स्ट्राइक किया थोड़ा सा आइस का स्लैब दबेगा, जिससे क्या है कि हमारा
टाइम टाइम पीरियड बढ़ जाता है। तो टाइम पीरियड बढ़ने से, चूंकि आइस की स्लैब थोड़ी दब जाती है, टाइम पीरियड बढ़ने से उसके हाथ पे क्या है, फोर्स कम लगता है, इसे उतोड़ भी पाता है उसको, समझ रहे हो। यही सब कारण है, बहुत से एप्लीकेशन आपके डेली लाइफ में न्यूटन सेकंड लॉ से दे रखे हैं। अब चलो न्यूटन थर्ड लॉ थोड़ा समझते हैं क्या है। न्यूटन थर्ड लॉ में आप देखो क्या बता रखा है, इसमें बोला है कि एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, है ना। हम क्या करेंगे, किसी बॉडी को अगर धक्का मारेंगे तो उसी सेम फोर्स से वो हमारे तरफ क्या करेगी, हम हमको धक्का मारेगी। कहने का मतलब समझो, जैसे मेरे पास क्या है, एक सामने दीवार पड़ी हुई है, दीवार को मैं मुक्का मारा हूं, मुक्का मारने से क्या होगा, आप देखते हो दीवारों को कुछ तो होता नहीं है। अगर आप मुक्का मारोगे जितनी जोर से, उतना आपको ही चोट लग गया, उसको तो कुछ नहीं होगा, वो जैसी है वैसी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपने जिस फोर्स से भी उसको मारा है, तो आप वो तो बॉडी तो वहां पे दीवार तो चिपकी हुई है भैया, स्टील है वो काफी सख्त। जैसे आपने मुक्का मारा, जिस भी मैग्नीट्यूड से, मान लो 20 न्यूटन 30 न्यूटन, जिस भी आपने फोर्स से उसको मुक्का मारा है, उसी सेम मैग्नीट्यूड से वो आपके तरफ फोर्स लाएगा, आपके पाम पे, आपके रिस्ट पे, इसलिए क्या होगा, आपको दर्द होगा हाथ में, समझ रहे हो। तो ये होता है कि एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हो अपने आसपास डेली लाइफ में। जैसे बात करें एक राइफल की, है ना, कोई मेरी राइफल, कोई मेरा लेट से कोई शूटर है, वो क्या कर राइफल से शूट कर रहा है। जब राइफल से शूट कर रहा है तो उसमें से जो बुलेट निकलती है, तो क्या देखते हो, बुलेट जब निकलती है तो गन में रिकॉइल भी तो आता है ना। अब बोलोगे रिकॉइल क्या होता है, आपने देखा होगा जब भी कोई मेरा शूटर शूट करता है, तो जैसे ही बुलेट निकला बाहर, उसी समय क्या है, गन थोड़ा पीछे की तरफ आ जाता है, देखे होंगे ना। गन थोड़ा, जैसे बुलेट निकला गन हल्की पीछे आ जाती है, ऐसा इसीलिए क्योंकि जब गन निकल रही थी तो गन तो भैया आगे की तरफ चली गई और पीछे की तरफ उसने एक फोर्स लगाया, इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स। ये क्या होता है, देखो अगर एक वॉल, एक दीवार है, उस पर अगर मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं तो ये मेरा हो गया एक्शन फोर्स, और दीवार भी क्या करेगी, मेरे तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का एक फोर्स लगाएगी, जो कि होता है रिएक्शन फोर्स, समझ रहे हो। और ये एक्शन रिएक्शन फोर्स पता है, मतलब ऐसा नहीं कि इसमें कुछ देरी होता है, साइमल्टेनियसली होता है एक्शन रिएक्शन फोर्स। जैसे जैसे एक्शन लगाया तुरंत रिएक्शन हो गया, ऐसा नहीं कि आपका 1 सेकंड का भी डिले होता है, समझ में आ रहा है। तो ये एक्शन रिएक्शन फोर्स बहुत तेज होता है, साइमल्टेनियसली एक साथ होता है। ऐसा नहीं कि भैया अभी लगाया एक्शन और रिएक्शन 1 सेकंड बाद ना, समझ रहे हो बात। उस तरीके से गन में भी क्या है, जब का बुलेट निकल रहा है तो एक तो थी उसकी एक्शन, जैसे गन में से बुलेट निकला भैया, तो जैसे बुलेट जब आगे निकला तो था एक्शन फोर्स, और उसने क्या किया, पीछे की तरफ आपके बुलेट पे, जैसे गन बाहर निकला, जो बुलेट बाहर निकला, वो पीछे की तरफ गन के माउथ पे क्या कर रहा है, रिएक्शन फोर्स लगा रहा है। इसलिए रिएक्शन फोर्स लगाने से आपका गन हल्का पीछे की तरफ आ गया। हाँ, लेकिन फिर यहाँ सवाल ये भी उठता है कि गन आपकी, बुलेट तो बहुत दूर तक गई, बुलेट आपकी बहुत दूर तक गई, लेकिन गन आपका बहुत कम दूर तक गया, ऐसा क्यों। आप सोच रहे होंगे कि फोर्स तो चलो बराबर का लगाया, मैं तो ये बोल रहा हूँ ना कि फोर्स बराबर का लगता है, जितना 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 बुलेट ने लगाया गन पे फोर्स, उतना ही गन लगा रहा है बुलेट पे फोर्स आगे जाने के लिए। तो जब फोर्स बराबर का लग रहा है तो बुलेट इतने दूर गई है, गन इतना कम दूर क्यों गया। ऐसा इसलिए क्योंकि गन की मास ज्यादा थी, गन की मास ज्यादा थी। आप देखो यहाँ पे अभी हमने जस्ट फॉर्मूला देखा सेकंड लॉ के अंदर, वो क्या था आपने देखा ना, कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर मैं यहां से मास निकालू तो क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, मास इज इक्वल टू एफ ऑफ वन है। मतलब इसका ये मतलब होता है कि अगर आपको एक्सेलरेशन ज्यादा करना हो, अगर आपकी किसी बॉडी में एक्सेलरेशन ज्यादा है मतलब उसकी मास कम होगी, और अगर एक्सेलरेशन कम है मतलब मास ज्यादा है। समझ रहे हो बात, यही कारण है कि आपकी फोर्स तो बराबर की लग रही है बुलेट में भी और गन में भी, है ना, लेकिन जो फोर्स आपका बुलेट लगा रहा है गन पे वो बराबर का ही है, लेकिन चूंकि गन की मास इतनी ज्यादा है कि उसका एक्सेलरेशन कम हुआ भैया, समझ रहे हो, उसकी एक्सेलरेशन। हाँ, लेकिन अगर ऐसा होता दोनों की मास बराबर होती, मान लो एक समय के लिए मान लेते कि गन और बुलेट दोनों का मास बराबर है, तो जितनी दूर गन जाता ना उतने दूर बुलेट भी हमारा जाता, ये होता। लेकिन चूंकि अभी हमारी बुलेट की मास कम है भैया और गन की मास ज्यादा है, इसलिए एक्सेलरेशन हमने बुलेट में ज्यादा देखा, समझ रहे हो। और भी ढेरों एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे अगर बात करें कोई सेलर है हमारा, है ना, कोई मान लो नाव चला रहा है, कोई सेलर है, वो क्या कर रहा है, उसको सी शोर में जाना है भैया, उसको नदी के किनारे अब उतरना है, बहुत उसने जो है तैराकी कर ली, अब उसको सी शोर में आना है, तो क्या करेगा, वो अपना नौका लेके गया था, नाव लेके गया हुआ था, बोट, ये बोट है उसका, और यहाँ पे सी शोर है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब मान लो यहाँ से वो कूदेगा, तो यहाँ पे वो खड़ा है, तो यहाँ से मान लो इस पे कूदा, इस पे कूदने से होगा क्या, आप देखते हो कि जैसे आप इस पे कूद जाते हो, आपकी नाव जो है हल्की पीछे की तरफ जाती है, देखा है ना आपने, इस पे आप कूद जाते हो तो आप क्या करते हो, अपने पैरों से नाव को पीछे धकेलते हो। इसका मतलब आपने अपने पैरों से नाव को पीछे धकेला तो आपका एक्शन फोर्स लगा, है ना। एक्शन फोर्स क्या थी यहाँ पे, कि आपने अपने पैर से नाव को धकेला और नाव ने रिएक्शन फोर्स लगाया, नाव ने क्या किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का आपके पैरों पे रिएक्शन फोर्स लगाया, इसलिए आप आगे की तरफ कूद पाए, समझ रहे हो। तो यहाँ भी एक्शन और रिएक्शन फोर्स है। देखो एक बात आप पकड़ के चलो कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स कभी भी सेम बॉडी पे नहीं लगता, बड़ी बात कह दिया मैंने, क्या बोला, एक्शन और रिएक्शन फोर्स कभी भी सेम बॉडी पे नहीं लगता है। अगर सेम ही बॉडी पे मान लो एक्शन रिएक्शन फोर्स लग जाए तो भैया कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा जीरो, समझ रहे हो बात। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा था, जैसे मैंने जब बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स किया तो वहां पे क्या देखे थे, अगर मेरी एक ब्लॉक है यहाँ पे, उस पे लेट से यहाँ से कोई धक्का मार रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और यहाँ से भी क्या कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम लाइन के अंदर
10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, क्या देखे थे, ये कैंसल आउट हो जाता है अल्टीमेटली, मतलब यहां से भी 10 न्यूटन, यहां से भी 10 न्यूटन, बॉडी मेरी कहीं नहीं जाएगी, वहीं रुके रह जाएगी। क्यों ऐसा, इसलिए चूंकि यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन दोनों जो फोर्स लग रहे हैं वो सेम बॉडी पे लग रहे हैं। लेकिन जब न्यूटन लॉ की बात करते हैं, यहाँ जो एक्शन रिएक्शन फोर्स लगता है वो अलग अलग बॉडी पे होता है ना। जैसे मैंने क्या किया, मैंने जब दीवार पे धक्का लगाया तो मेरी एक्शन फोर्स दीवार पे थी, दीवार के सरफेस पे, और जो दीवार ने धक्का लगाया ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरे तरफ, तो उसकी फोर्स मेरे मेरे पाम पे थी, मानो पाम से धक्का मार रहे हैं, तो उसका फोर्स मेरे पाम पे लगा और मेरा एक्शन फोर्स दीवार के सरफेस पे लगा। मतलब सेम बॉडी पे तो एक्शन रिएक्शन नहीं लग रहा है। हाँ, सेम बॉडी पे अगर लग रहा होता दोनों दोनों हो जाते कैंसल आउट, तो आपको एक्सेलरेशन देखने को मिलता ही नहीं भैया, है ना। अगर आप खुद सोचो, अगर आप सेम बॉडी पे लग रहा होता एक्शन रिएक्शन, तो बॉडी एक्सेलरेशन दिखाती नहीं, तो आप राइफल में से बुलेट निकलता ही नहीं, है ना, कि आप शूट करते रह जाओ और आपका बुलेट अंदर ही फंसा रह गया, नहीं निकल पाता। समझ रहे हो, तो याद रखो हमेशा कि एक्शन रिएक्शन फोर्स के बीच में समय टाइमर मतलब एक साथ होता है, बिल्कुल भी एक सेकंड का भी डिले नहीं होता है, इतना फास्ट होता है दोनों काफी। और दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन फोर्स अलग अलग बॉडी पे लग रहा होता है, सेम बॉडी पे अगर लगता तो हमारा वो हो जाता जीरो। समझ रहे हो, ऐसे आपको ढेरों एग्जांपल दे रखे हैं। आप देखोगे आपके एनसीईआरटी में एक बैलेंस, आपका जो स्प्रिंग बैलेंस होता है भैया, वो भी दे रखा है एग्जांपल। उसमें क्या आप देखोगे, एक आपकी, जैसे यहाँ पे मैं बता दूं, उसमें क्या कर रखा है कि यहाँ पे दीवार है, एक यहाँ पे दीवार है और यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस है। यहाँ स्प्रिंग बैलेंस समझते हो ना क्या है, स्प्रिंग बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट है, बेसिकली क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेट को मेजर करता है। आपको पता है वेट क्या होता है, वेट एक ऐसा फोर्स है, वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ पुल्स एनी ऑब्जेक्ट। तो वेट क्या है, वेट बेसिकली एक फोर्स ही है। वेट एक फुल फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच रहा होता है भैया। तो अगर मैं बोलूं कि अगर जैसे यहाँ पे एक मेरे पास स्प्रिंग बैलेंस है और उसके नीचे कुछ लटका रखा है मैंने, तो ये क्या करेगा, उसकी वेट को मेजर करेगा। वेट मेजर करेगा मतलब कि आप देखो उसके दो कॉलम बने हुए हैं। स्प्रिंग बैलेंस में एक कॉलम होता है यहाँ पे ग्राम का और दूसरे यहाँ पे कॉलम होता है न्यूटन का। मतलब अगर अगर इस बॉडी की इतनी ग्राम वेट है तो मतलब भैया वो इतना न्यूटन फोर्स लगा सकता है। अगर इस बॉडी की इतनी ग्राम वेट है मतलब वो इतना न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो स्प्रिंग बैलेंस एक्चुअली यही मेजर करता है कि अच्छा इसका वेट अगर इतना ग्राम हो तो इतना न्यूटन फोर्स वो एक्चुअली में लगा रहा है स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर। ठीक है, तो हम क्या करें, दोनों स्प्रिंग बैलेंस को इस तरीके का, मैंने क्या करा, दोनों स्प्रिंग बैलेंस को एक साथ ऐसे ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे मेरी दीवार है, ये मेरी पहली स्प्रिंग बैलेंस है और ये मेरा उसका हुक है, और यहाँ पे दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या है, दूसरी स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे ऐसे करके लगी हुई है। अब क्या करेंगे, जैसे इसको खींचेंगे, मान लो मैंने इस वाले सेकंड वाले स्प्रिंग बैलेंस को, ये मेरा स्प्रिंग बैलेंस ए हो गया, ये मेरी बी हो गई। जैसे बी वाले को जब खींचेंगे तो आप जब रीडिंग नोट करना, रीडिंग में क्या देखोगे आप कि जितना यहाँ पे आपको रीडिंग देखने को मिलेगा, है ना, जो भी आपके यहाँ पे पॉइंटर शो कर रहा होगा वही सेम रीडिंग आपको यहाँ दिख रही होगी। तो मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि जब खींच रहे हो, मतलब जिस भी फोर्स से बेसिकली क्या करो, आप यहाँ पे खींच रहे हो, तो खींचने से ये इसको जितने फोर्स से खींच रहा है वो भी उसको उतने फोर्स से खींच रहा है, उसलिए आपकी यूनिट दोनों बराबर की है। चूंकि आपने देखा कि एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, तो जितने फोर्स से बी वाला ए को खींच रहा है उतने ही फोर्स से क्या है, हमारा ए वाला भी बी को खींच रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड का। इसलिए आपकी रीडिंग क्या आई, दोनों स्प्रिंग बैलेंस में सेम आ रही है। क्योंकि क्या करता है बेसिकली, न्यूटन न्यूटन को ही तो मेजर कर रहा है भैया। तो आप देखोगे अच्छा यहाँ भी 5 न्यूटन दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है, यहाँ भी 10 दिख रहा है, यहाँ भी 10 दिख रहा है, मतलब क्या, दोनों एक दूसरे को बराबर फोर्स से खींच रहे हैं। तो मतलब यहाँ से क्या सिद्ध होता है, यहाँ से प्रूव होता है कि एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो हमने क्या करा, तीनों को देख लिया अच्छे से, आपके तीनों जो आपके लॉ दे रखे थे पहले, फर्स्ट लॉ तो पहले बात कर रखा था, इस लेक्चर में सेकंड और थर्ड लॉ भी देख लिया। अब इससे जुड़े कुछ एक्टिविटी भी दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी में, अगर देखोगे तो एक्टिविटी में क्या आप देखोगे 9.4, इसमें दो बच्चे हैं, वो क्या करें, एक काट में खड़े, मान लो लकड़ी का काट बना हुआ है, ठीक है ना। अगर यहाँ मैं दिखा दूं तो मेरे दो बच्चे हैं, एक यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, दो काट है, इन दोनों काट पे लकड़ी का काट लगा, इसमें मान लो व्हील लगा हुआ है, नीचे पे चक्का लगा हुआ है, नीचे में यहाँ व्हील है और यहाँ भी व्हील है। ठीक है, इस पे एक बच्चा खड़ा है, यहाँ पे इस पे एक बच्चा है और इस पे भी एक बच्चा खड़ा है ऐसे करके। ठीक है, अब मान लो इसने हाथ में एक थैला पकड़ा हुआ है, एक मान लो बैग पकड़ा हुआ है, एक थैला पकड़ा हुआ है, उस थैले में कुछ भी भरा है, अंदर में कॉटन वॉटन कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ये थैला इसको फेंकेगा, जैसे ये थैला इसको फेंकेगा कैच करने के लिए, तो होगा क्या, इसका ये काट पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। समझ रहे हो बात, क्या हुआ यहाँ पे, जैसा ये थैला इसने इसको फेंका तो ये पीछे की तरफ मूव करेगा, ऐसा इसीलिए चूंकि देखो इसके हाथ क्या कर रहे हैं, इसके हाथ जैसे इसने फेंका, इसके हाथों ने क्या किया, फेंकने के लिए भैया फोर्स तो चाहिए ना कि अपने आप चला जाएगा। तो जब थैले को फेंका मतलब मेरे हाथ ने थैले पे फोर्स लगाया, और जितना भी मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में थैले ने मेरे हाथ पे लगाया। तो मेरे हाथ पे लगाने से हुआ यूं कि नीचे में लगे हुए व्हील्स यहाँ पे, तो चूंकि उसने भी मेरे हाथ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाया मैग्नीट्यूड का, तो मैं थोड़ी पीछे की तरफ मूव कर जाऊंगा। समझ रहे हो, और यहाँ पे भी सेम चीज है, यहाँ पे भी सेम चीज है। वो क्या, जब ये थैला पकड़ेगा, मान लो मैंने इसकी तरफ फेंक दिया, मैंने इसकी तरफ फेंका, तो फेंकने से क्या होगा, ये इसने ये थैला
पकड़ा, और थैला पकड़ने से होगा यूं कि ये भी यहाँ पे हल्का सा पीछे की तरफ इधर मूव कर जाएगा, तो ये इस पे फोर्स लग रहा है। जब इसने थैले को पकड़ा तो थैले का क्या है, उसके हाथ पे फोर्स तो लग तो रहा है ना, तो उसकी भी क्या है, काट पीछे की तरफ थोड़ी सी मूव कर जाएगी। तो यहाँ पे वही बात किया गया, आप देखो यहाँ पे वही बताया गया, गिव देम अ सेपरेट बैग फुल ऑफ सैंड। अच्छा यहाँ पे सैंड का बात किया, मान लो मैंने थैले में सैंड ही भर दिया है बैग में, और सैंड को दोनों कैच कैच खेल रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो होगा क्या, वो जब फेंकेंगे तो जो भी बंदा फेंक रहा होगा, तो फेंक तो दिया आगे की तरफ, लेकिन वो मूव कर जाएगा पीछे, समझ रहे हो, उसने थैले को फेंक दिया आगे और खुद मूव कर जाएगा पीछे, और जो बंदा पकड़ रहा है, और जो बंदा उस थैले को पकड़ रहा है, वो भी क्या करेगा, पीछे की तरफ हल्का सा मूव कर जाएगा, समझ रहे हो। ये था हमारा एक्टिविटी 9.4। उसका देखो, और देखो एक्टिविटी 9.5 दे रखा है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें अगर मैं आपको इसका करके दिखाऊं सेटअप, तो हमारे पास क्या, एक यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे दीवार है, और मेरे पास एक बलून है, ये लो मेरे पास बलून, इन्फ्लेटेड बलून फूला हुआ है, एक इन्फ्लेटेड बलून मेरे पास है। हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से धागे से बांध दिया, यहाँ से धागे से बांध दिया। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, एडहेसिव टेप लगा दिया, टेप समझते हो ना, जो में सेलो टेप होती है, इसके ऊपर सेलो टेप लगा दिया, और सेलो टेप के साथ मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्ट्रॉ चिपका दिया, एक सेलो टेप लगा के सरफेस पे, और यहाँ पे एक स्ट्रॉ मैंने बलून के ऊपर लगा दिया। अब क्या किए, इसके अंदर से एक धागा पास कर दिया भैया, ये जो स्ट्रॉ है इसके अंदर से एक धागा पास किया किया किया, और कुछ दूर पे यहाँ पे भी एक हमारी क्या है, दीवार है, ये आपकी वॉल थी है ना, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये वॉल है, और यहाँ पे भी आपका ये वॉल है, और ये धागे से क्या करें, उसको टाई कर दिए। अब क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ से मैंने धागे को खोल दिया, अब धागे को आप खोलोगे तो होगा क्या, सारा आपका यहाँ से एयर बाहर निकलेगा, आपकी सारी एयर मतलब जो भी हवा भरी हुई थी बलून में, सब बाहर निकलेगी ना, तो होगा यूं, सारी एयर देखो आपकी बाहर निकलेगी, और आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में काफी सारे पार्टिकल्स है भैया, डस्ट के पार्टिकल्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, काफी सारे आपकी गैसेज हैं, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स आपके आसपास भर रखे हैं। तो जैसे ये गैस बाहर निकलेगा, तो ये गैस क्या करेंगे, आपके एटमॉस्फेरिक पार्टिकल पर प्रेशर लगाएंगे, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल पे प्रेशर लगाने से क्या होगा, आपके एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स भी इस गैस के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे फोर्स, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने से होगा क्यों, होगा ये कि आपके बलून यहाँ मूव कर जाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब आपकी बलून अभी यहाँ पे थी, अब कुछ देर बाद आप क्या देखोगे, बलून को जैसे यहाँ से धागा खोला, तो आपकी ये बलून अब यहाँ पे आ जाएगी, वहां से अब यहाँ आ चुकी है, देखो आपकी ये बलून अब यहाँ आ चुकी है दीवार के पास, समझ रहे हो, तो एक्चुअली हुआ इसलिए था। यहाँ पे भी आप एक्शन रिएक्शन देख रहे हो, आपका एक्शन फोर्स क्या था, कि आपकी एक्शन फोर्स यहाँ पे था कि आपके जो गैस के जो आपके अंदर हवा भर रखा था एयर बलून के अंदर, उसने एटमॉस्फेयर के पार्टिकल पे एक्शन फोर्स लगाया, और एटमॉस्फेयर के जो भी पार्टिकल्स थे आपके, उन्होंने गैस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाने से आपका बलून यहाँ मूव कर गया। स्वाभाविक है ना, अगर आपका एक्शन फोर्स लग रहा है यहाँ, तो रिएक्शन फोर्स इधर ही होगा भैया। ऐसा तो नहीं ना होता है कि आपका एक्शन रिएक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, नहीं होता है। अगर एक्शन फोर्स लेफ्ट की तरफ है तो रिएक्शन फोर्स आपका राइट की तरफ होगा, उसने मेरा यहाँ पे क्या है, बलून इस तरफ मूव कर गया। वही बात यहाँ पे किया गया, देख लो यहाँ वही बात किया कि पूरा सेटअप जमा दिए। सेटअप जमाने के बाद लास्ट में क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रॉ मूव्स। तो आप क्या देख रहे हो, स्ट्रॉ किस तरफ मूव कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब जिस तरह आपका एयर निकल रहा है बलून से, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरी स्ट्रॉ मूव करी है, और स्ट्रॉ के साथ साथ मेरा क्या किया, बलून भी मूव कर गया, बलून भी हमारी मूव कर गई। तो ये हमारे दोनों जो एक्टिविटी दे रखे थे, ये न्यूटन थर्ड लॉ से थे। थर्ड लॉ ही तो है ना कि एवरी रिएक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। हमने क्या करा, न्यूटन के जो सेकंड और थर्ड लॉ थे दोनों कवर कर लिया, और उससे कुछ जुड़े एक्टिविटी 9.4 और एक्टिविटी 9.5 कवर कर लिया। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को दबा के शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।